Hello students, today we are going to discuss the next topic of organizing chapter, that is delegation of authority. Delegation of authority क्या होता है? Delegation means कुछ काम दूसरों को सौंपना. Delegation means सौंपना. तो delegation of authority simply means transfer of authority from superior to subordinate. सुपीरियर ने अपनी कुछ अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दी, इसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं. देखो बेटा, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए मैनेजर इज ए पर्सन हु इज हैविंग ए लिमिटेड टाइम इन कंपैरिजन टू हिज और हर वर्कलोड. मींस उसके पास काम करने के लिए ज़्यादा होता है बट उस काम को करने के लिए टाइम कम होता है. सो इफ ही परफॉर्म all the activities on his own, only such amount of work will be performed as much as he can himself do. यानी कि अगर सारा वो काम खुद ही करेगा, सारा काम मैनेजर खुद करना चाहे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ उतना ही काम होगा जितना मैनेजर खुद से कर सकता है. ठीक है बच्चे. बट इफ ही डेलीगेट्स हिज अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट, अपनी अथॉरिटी को वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करता है तो उससे क्या होता है, उसको वर्कलोड कम हो जाता है, ओवरबर्डन जो उसके ऊपर होता है वो कम हो जाता है. कैसे? बिकॉज सपोज करो फॉर एग्जाम्पल इन आवर स्कूल आवर प्रिंसिपल मैम इज सो मेनी एक्टिविटीज टू परफॉर्म बट शी जनरली डेलीगेट्स सम ऑफ हिज रूटीन वर्क और सम ऑफ हिज लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज टू द वाइस प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स. ठीक है, सो दैट शी गेट द एक्स्ट्रा टाइम या she gets the sufficient time to concentrate on more important issues, on high priority matters. जो ज़्यादा important issues हैं, जो high priority matters हैं, उन पर उनको ध्यान देने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि जो रूटीन वर्क में से कुछ काम उन्होंने किसको दे दिया, अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया. तो जो काम उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया अब उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंसिपल मैम को करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रिंसिपल मैम का टाइम सेव हो गया, टाइम बचा है उनके पास. तो she can concentrate, she can focus on more important issues or the high priority matters. तो इसीलिए कहते हैं कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है उससे हमारे मैनेजमेंट का या फिर हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उनका बर्डन कम होता है. ठीक है. वैसे ही इसमें कहा जाता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को किया जाता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एंड एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब हमने सिर्फ अथॉरिटी किसी को दे दी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं, तो क्या होगा, अथॉरिटी किसी के पास है, मेरे पास पावर है लेकिन उस पावर के लिए मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कोई काम करूं, बट मेरे पास पावर है, तो आई विल मेक अ मिस यूज ऑफ दैट अथॉरिटी. तो उस अथॉरिटी का मिस यूज होगा. इसीलिए जब सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है अपने सबऑर्डिनेट को, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर देते हैं. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी होता है, यानी कि जवाबदेही भी. ठीक है, यानी कि मैं किसी को पावर दे रहा हूँ कि आप ये काम करना, तो उस काम को करने की जिम्मेदारी भी उनकी हो गई, और अगर वो काम किसी भी कारण से नहीं होता है तो उनकी जवाबदेही होगी, यानी कि आंसरेबिलिटी भी होगी कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये आंसर कौन करेगा, मेरा सबऑर्डिनेट जिसको मैंने अथॉरिटी डेलीगेट की है. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो मैनेजर है, नो मैटर हाउ कैपेबल ही इज, ही कैन नॉट मैनेज ऑल द थिंग्स, ऑल द एक्टिविटीज ऑन हिज ओन. ही नीड टू टेक द हेल्प फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंश्योर्ड. तो इसीलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जाता है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से क्या होता है कि मैनेजर को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है टू कंसंट्रेट ऑन मोर प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी मैटर्स. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल डेफिनेशन. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देना, किसका, अथॉरिटी का. और इंट्रस्टमेंट मतलब सौंप देना. सौंप देना क्या, जिम्मेदारी. इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मैंने पहले भी आपको बताया, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी. तो क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस which help a manager
2 बार लिख दिया मैंने, सॉरी, which help a manager to extend his area of operation, because by delegation of authority a manager gets more time to concentrate on other important issues. He has sufficient time to concentrate or focus on high priority matters so that a growth and expansion of the organization could be achieved. तो इसीलिए डेफिनेशन में ये भी कहा गया है कि मैनेजर का एरिया ऑफ ऑपरेशन एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा काम, ज़्यादा टाइम मिल जाता है ना, तो ज़्यादा टाइम मिल गया है यानी कि उसका टाइम सेव हुआ है, तो वो ज़्यादा मैटर्स पर और बाकी के जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इफेक्टिव मैनेजमेंट की श्योरिटी हमें करनी है, तो हमारे मैनेजर को उससे ज़्यादा टाइम मिलता है। तो यही होता है बेटा ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटीज़ में। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अथॉरिटी, एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये जो 3 वर्ड्स हैं बच्चे, ये हमारे की वर्ड्स हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन इनको कहा जाता है। और एक बात और याद रखना बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये याद रखना आप, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये वाला टॉपिक 101% आएगा ही आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। अगर ये टॉपिक एग्जाम में ना आए तो मुझे आकर पकड़ लेना कि सर आपने बोला था और ये आया नहीं। ये आएगा बेटा 101%। और आप पिछले साल के जो पेपर्स हैं उन्हें भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली देयर इज अ क्वेश्चन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो हमने ये 3 एलिमेंट्स को निकाला है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट इज अथॉरिटी, सेकंड एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द लास्ट वन इज accountability. What do you mean by authority? Authority means power. Authority means power of decision making या power of assigning duties to other. अपने subordinate को order देना क्या है? Authority है, ठीक है। मेरा subordinate मुझे तो order नहीं दे सकता ना, तो मेरी ही authority है कि मैं अपने subordinates को काम सौंप सकता हूँ, उनकी duties को उनको assign कर सकता हूँ। तो power to command others and assign duties क्या है? अथॉरिटी है, ठीक है। अब ये अथॉरिटी जो होती है किसके पास होती है? बॉस के पास होती है। बॉस किसको देता है? किसको देता है बच्चे? सबऑर्डिनेट्स को। तो अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है। बॉस अपनी अथॉरिटी किस पर चलाता है? सबऑर्डिनेट्स पर। तो इसीलिए इट फ्लोज डाउनवर्ड, याद रखना हमेशा, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड, बिकॉज हमारे जो बॉस होते हैं वो हमें ऑर्डर देते हैं, हम अपने बॉस को ऑर्डर नहीं देते, तो इसीलिए फ्लोज डाउनवर्ड है। नेक्स्ट है कि अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है। यस, इट कैन बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी जो है डेलीगेट करनी पड़ती है बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैनेजर विल नॉट बी एबल टू मैनेज ऑल द ऑपरेशंस ऑन हिज ओन। तो इसीलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, कहाँ से आती है अथॉरिटी? अथॉरिटी कहाँ से आती है? तो इसका ओरिजिन क्या है? अथॉरिटी अराइजेज बाय द वर्च्यू ऑफ द फॉर्मल पोजीशन इन द मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की जो होती है मेरी, ठीक है, यानी कि किस लेवल पर मैं काम करता हूं, जितना बड़े लेवल पर मैं जाऊंगा मेरी अथॉरिटी उतनी ज्यादा होगी। एंड एज आई मूव डाउन द मैनेजमेंट हायरार्की माय अथॉरिटी विल रिड्यूस। तो जिस लेवल पर मैं काम कर रहा हूं, हायर द लेवल ग्रेटर विल बी द अथॉरिटी। तो मेरी फॉर्मल पोजीशन क्या है, मैं कौन सी पोस्ट पर काम करता हूं, उससे मेरी अथॉरिटी मुझे मिलती है, अराइज होती है, ठीक है बच्चे। मैं मान लो अगर कोई पियोन हूं, मेरी अथॉरिटी 0 है। मान लो मैं कोऑर्डिनेटर हूं, मेरी थोड़ी बहुत अथॉरिटी होगी। मान लो मैं प्रिंसिपल हूं, मेरी अथॉरिटी और बढ़ गई। मान लो कि मैं चेयरमैन हूं, सारी अथॉरिटी मेरे हाथ में। तो एज वी गोज अप इन द मैनेजमेंट हायरार्की या चेन ऑफ hierarchy, the authority of a person will increase. Next is responsibility, हिंदी में जिसे हम कहते हैं जिम्मेदारी। Responsibility means the obligation, जिम्मेदारी है मेरी। Obligation किसकी? कि जो मेरे बॉस ने मुझे असाइन किए ड्यूटीज या जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उसको क्या करना है, मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी, कि जो मेरे बॉस ने मेरे को काम दिया है वो मेरे को करना है।
आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इट फ्लोज अपवर्ड. कैसे फ्लो होता है इसका मूवमेंट, कैसे होता है, अपवर्ड होता है. क्यों? क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई बॉस फॉर द असाइनमेंट, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ असाइन टास्क या ड्यूटीज. उन्होंने जो मेरे को काम दिया है वो टाइम पर हो जाए पूरा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई बॉस. तो अथॉरिटी जैसे डाउनवर्ड आई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे बैक जा रही है, यानी कि ऊपर जा रही है, अपवर्ड फ्लो है. कभी भी हमारे बॉस हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, हम बॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि काम तो हमें दिया गया है ना. तो बॉस क्यों रिस्पॉन्सिबल है उसको काम करने के, उस काम को करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं. तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज मूव्स अपवर्ड. नेक्स्ट पॉइंट, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जा सकती है? पार्शियली इट कैन बी डेलीगेटेड बट इट कैन नॉट एंटायरली बी डेलीगेटेड. भाई मेरे बॉस ने मेरे को काम दिया, सपोज करो, ठीक है, या हम स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे चेयरमैन सर ने कोई काम प्रिंसिपल मैम को दिया कि मैम ये काम हो जाना चाहिए, गुड. और प्रिंसिपल मैम ने वो काम वाइस प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर को दे दिया. तो कोऑर्डिनेटर या जो वाइस प्रिंसिपल है, जिनको मैडम ने काम दिया है प्रिंसिपल मैम ने, अब वो लोग भी क्या हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए. लेकिन स्टिल प्रिंसिपल मैम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल अप टू सम एक्सटेंट. कुछ जिम्मेदारी तो प्रिंसिपल मैम की है, क्योंकि चेयरमैन सर ने तो प्रिंसिपल मैम को बोला था ना. अब प्रिंसिपल मैम ये कह सकती है कि सर मैंने इनको बोला था ये काम करने के लिए, तो सर उनसे भी पूछेंगे और प्रिंसिपल मैम से भी पूछेंगे. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी जो है उससे हम भाग नहीं सकते. यानी कि अगर हमने किसी को अथॉरिटी अपनी डेलीगेट कर दी, अपनी पावर दूसरे को दे दी, जो पावर मुझे मेरे बॉस ने दी थी वो पावर मैंने अपने सबऑर्डिनेट को दे दी, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता. मैं ये नहीं कह सकता कि सर मैंने तो इनको बोल दिया था. मेरे बॉस मेरे से पूछेंगे, मैं हो सकता है जिनको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी या अथॉरिटी दी थी उनसे पूछूं, ठीक है. तो डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं अब पल्ला झाड़ के बैठ जाऊंगा. एब्डिकेशन यानी कि पीछा छुड़ाना नहीं है, ये अभी डिस्कस करेंगे. तो हमेशा याद रखना कि पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते. जैसे अथॉरिटी को तो हम इंटायरली डेलीगेट कर सकते हैं, पूरी अथॉरिटी हम दूसरों को दे सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर ने आपको काम बोला कि बेटा ये इतने पैसे हैं और मान लो जो भी ग्रोसरी शॉप है वहाँ पर ये दे देना, वहाँ से हमारा सामान आता. तो अगर आपने वही पैसे अपने छोटे भाई को दे दिए या सपोज करो अपने फ्रेंड को दे दिए और उन्होंने वो पैसे वहाँ जाकर नहीं दिए, तो पापा किससे पूछेंगे? आपसे ही पूछेंगे ना. बाद में आप ये कहोगे कि पापा मैंने तो ये पैसे इनको दे दिए थे देने के लिए. तो आप भी कटघरे में हो, आप जिम्मेदारी नहीं छुड़ा सकते, अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते ये कह के, क्योंकि पापा ने तो आप पर भरोसा किया था ना. तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट एंटायरली बी डेलीगेटेड. मतलब अब पापा आपसे भी पूछेंगे और छोटे भाई से, आपके फ्रेंड से भी पूछेंगे. क्लियर? आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है? अथॉरिटी से आती है. मेरे को कोई काम करने के लिए पावर है, पापा मेरे को पैसे ही नहीं देते तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी आगे देने की, ठीक है ना. तो जैसे ही पापा ने मेरे को पैसे दिए ग्रोसरी शॉप पर देने के लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया ना, अथॉरिटी मेरे हाथ में दे दी. तो वैसे ही जब तक मेरे पास अथॉरिटी नहीं है तब तक मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्टाफ की सैलरी बनती है. जब तक आप फाइनेंस मैनेजर को ऑथराइज नहीं करोगे टू साइन द चेक, वो कैसे साइन चेक करके सैलरी देगा स्टाफ को? आपने अथॉरिटी तो दी ही नहीं. तो आप उससे ये भी नहीं कह सकते कि साइन क्यों नहीं की आपने चेक क्यों नहीं दी, क्योंकि आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी सैलरी देने के लिए, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी टू साइन द चेक. तो इसीलिए काम नहीं होगा. तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी मिलेगी जब हमारे पास अथॉरिटी आएगी. नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी, की काम समय पर पूरा हो जाना चाहिए. फॉर द आउटकम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क इज नोन एज आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि मेरी जो जवाबदेही है फॉर द आउटकम ऑफ द परफॉर्मेंस वो अकाउंटेबिलिटी होती है. अकाउंटेबिलिटी भी ऑलवेज अपवर्ड होती है. जैसे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ टू माई बॉस, वैसे ही मैं अकाउंटेबल भी हूँ टू माई बॉस, ठीक है ना. जवाब तो मेरे को देना पड़ेगा, बॉस थोड़ी देंगे जवाब. तो इसीलिए सबऑर्डिनेट ऑलवेज अकाउंटेबल टू हिज और हर बॉस और सुपीरियर. दैट्स व्हाई अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड. नेक्स्ट इज कैन इट बी डेलीगेटेड? जवाबदेही डेलीगेट की जा सकती है? नो, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल. ये बिल्कुल भी नहीं की जा सकती डेलीगेट, बिकॉज
पापा ने पैसे मेरे को दिए थे ना, अब छोटा भाई खा गया उनको या कुछ और हुआ तो पापा तो मेरा ही कॉलर पकड़ेंगे ना, और मैं पापा को फिर जिम्मेदारी थोड़ी बहुत मैंने छोटे भाई को दी थी, बट डंडा मेरे सर पे ही लगना है, क्योंकि जवाबदेही मेरी है, मेरे से आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, वैसे ही बॉस जो है वो जिसको उन्होंने अथॉरिटी दी है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देते हैं। मैंने डेफिनेशन में भी लिखा था, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है किसके साथ साथ, अथॉरिटी मिलने के साथ साथ। ठीक है, तो मैं अपनी जवाबदेही से पीछा नहीं छुड़ा सकता। ठीक है, इसी का मतलब होता है, ये आगे भी पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स में, तो आंसरेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसे काम स्कूल में नहीं हुआ तो प्रिंसिपल मैम विल बी आंसरेबल टू चेयरमैन सर। हाउएवर हर सबऑर्डिनेट्स, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स, HODs और द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू प्रिंसिपल मैम, बट स्टिल प्रिंसिपल मैम इज अकाउंटेबल टू चेयरमैन सर। तो अकाउंटेबिलिटी से हम कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसीलिए वो किसी को नहीं सौंपा जा सकता। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है, क्योंकि जो जिम्मेदारी मेरी है काम करने की, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसका जवाब मुझे ही तो देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे पापा ने मुझे काम बोला था तो काम होना पूरा, ये जवाबदेही भी मेरी है अगर वो काम पूरा नहीं होगा। ठीक है, पापा ने मेरे को जिम्मेदारी दे दी कितने पैसे दे देना, अगर वो मैंने नहीं दिए हैं, किसी और को मैंने जो बोला था देने के लिए उसने नहीं दिए हैं, तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे जवाबदेही कहाँ से आई, जैसे ही मुझे जिम्मेदारी मिली। तो अथॉरिटी से क्या अराइज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या अराइज होती है, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी कहाँ से आती है, फॉर्मल पोजीशन से। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है, अथॉरिटी से, और अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो ये एलिमेंट्स थे किसके, डेलीगेशन के, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। क्या प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने आपके साथ एक दो तो डिस्कस ही कर लिए। जैसे पहला प्रिंसिपल है, द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कमेंसुरेट विद असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या है, जैसे हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसमें क्या कहता है कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इफ अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर मे बी अ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रेटर देन अथॉरिटी देयर विल बी अ डिले इन द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। तो ये कह रहा है कि जो भी हमने अथॉरिटी दी है उस अथॉरिटी के साथ साथ हमें क्या देनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ अथॉरिटी देंगे, ठीक है, पापा ने सिर्फ पैसे दे दिए और ये नहीं बताया कि कहाँ देने, कोई जिम्मेदारी नहीं फिक्स की, तो फिर तो पैसे जो है पार्टीज ही होंगी उसकी। ठीक है, फिर तो ऐसे ही उड़ाए जाएंगे वो पैसे। तो अथॉरिटी जो भी मिली है उसके साथ साथ क्या मिलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि मैंने डेफिनेशन में भी कहा, अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एंड इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंट्रस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सौंपना। ठीक है, तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था वो एप्लीकेबल होता है। जितनी अथॉरिटी दे रहा हूं उसके हिसाब से उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होगी। क्योंकि अगर सिर्फ अथॉरिटी दूंगा तो मिसयूज होगा अथॉरिटी का, और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा, अथॉरिटी दी नहीं तो काम ही नहीं होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने फाइनेंस मैनेजर को ये तो जिम्मेदारी दे दी कि वो स्टाफ की सैलरी दे, बट उसको साइन करने की, यानी कि चेक पर साइन करने की अथॉरिटी नहीं है, तो साइन नहीं कर सकता, तो सैलरी भी नहीं जाएंगी, तो टाइम पर काम नहीं होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। ठीक है, यानी कि जो मैनेजर है अगर वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दे अपने सबऑर्डिनेट्स को, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी अकाउंटेबिलिटी से पीछा छुड़ा लिया, नहीं। After the delegation of authority, a manager is still accountable and still responsible for the outcome of the job and the completion of the task. यानी कि जब मैंने अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को दे दी, सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देने के बाद भी मैंने अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को सौंप दिया, सौंपने के बाद भी मैं ही उसका जवाबदेही है मेरी ही
क्योंकि मेरे बॉस ने तो मुझे करने के लिए बोला था ना, मैंने वो अपने सबऑर्डिनेट को दे दी। इसका मतलब ये नहीं कि बॉस मुझसे नहीं पूछेंगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है एब्डिकेशन मतलब पीछा छुड़ाना। मैंने अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ाया, पल्ला नहीं झाड़ सकता मैं। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी। अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, जैसे हमने अभी पढ़ा, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बाद भी मैनेजर विल स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब्स। इसमें यह है थर्ड प्रिंसिपल कि जो मैंने एक बार डेलीगेशन कर दिया अथॉरिटी का एक पर्सन को, एक सबऑर्डिनेट को मैंने कुछ अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि अब उन्हें वापस नहीं ले सकता, उस अथॉरिटी को किसी और को नहीं दे सकता। यहाँ पर हमेशा याद रखना कि अथॉरिटी ग्रांटेड टू वन सबऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट को दी गई हुई अथॉरिटी कैन बी टेकन बैक, किसी भी टाइम उससे वापस ली जा सकती है, एंड इट कैन बी रीडेलीगेटेड टू अनदर सबऑर्डिनेट, किसी दूसरे पर्सन को हम डेलीगेट कर सकते हैं। बिकॉज हम जब अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो डेलीगेशन हम उसी को करते हैं जिसमें हमें लगता है कि येस ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब। जो इनकैपेबल हैं या जो एबल नहीं है उनको डेलीगेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, डेलीगेशन जैसे कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो एक पोटेंशियल जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जिसके अंदर हुनर होता है, हम उसी को डेलीगेशन देते हैं, उसी को डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी को, सो दैट द डेलीगेटेड अथॉरिटी कैन बी अप्लाइड इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से हमें कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, बहुत सिंपल है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या? इफेक्टिव का मतलब टाइम से होता है, एंड रिजल्ट से होता है बच्चे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इफेक्टिव का मतलब किससे होता है? एंड रिजल्ट से होता है। देखो, व्हेन अ मैनेजर डेलीगेट्स हिज अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स, he get an extra time or his overburden or his pressure of work reduce, then he or she can concentrate on more important issues or high priority matters। तो वहाँ पर हमारे जो काम है वो जल्दी जल्दी पूरे हो जाएंगे, टाइम पर पूरे हो जाएंगे। क्योंकि अगर दूसरी सिचुएशन देखो, अगर हम अपनी डेलीगेशन नहीं कर सकते अथॉरिटी की, if we cannot delegate the authority, मैनेजर हैज टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज, तो टाइम तो लगेगा भाई, सारे काम मैनेजर को ही करने, तो मैनेजर मशीन तो नहीं है, उसके पास ओवरबर्डन ज्यादा है, काम ज्यादा है, लेकिन टाइम इज लिमिटेड, सो ही कैन नॉट परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द ऑपरेशंस ऑन हिज ओन, सो ही नीड टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट। बाय डेलीगेटिंग अथॉरिटी ही गेट हिज overburden reduced and he or she can focus और पे अटेंशन टू मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज। तो उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट, की टाइम पर काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि सारा काम वो करेगा तो फिर टाइम तो लगेगा ही, लेकिन वो अपना कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो एंड रिजल्ट्स हैं वो हम टाइम पर अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट का मतलब ये है कि व्हेन a delegation of authority is done in the organization to the subordinate will use his skills, use their potential, ability and knowledge to develop their कह सकते हैं कि character, to develop their character या to develop their workings या to develop their abilities simply। इसमें क्या होता है कि जब हम डेलीगेशन करते हैं अथॉरिटी का, तो द सबऑर्डिनेट गेट अ चांस टू यूज देयर क्रिएटिविटी, टू युज देयर स्किल्स इन ए कह सकते हैं कि क्रिएटिव मैनर। यहाँ पर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दे गेट द चांस टू लर्न द जॉब ऑफ देयर बॉस, उनको अपने बॉस की जॉब करने का जो है चांस मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, विच लीड्स टू देयर डेवलपमेंट, बिकॉज दे गेट अ चांस टू यूज देयर क्रिएटिविटी, स्किल्स, पोटेंशियल, एबिलिटी इन मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, और वो काम जो करते हैं जो उनको
जो काम करते हैं, जो मैनेजर ने उनको काम दिया है, they always try to perform that job in most efficient manner because they know if anything goes wrong they will be responsible and they will be accountable to their boss. So they always try to perform such jobs in an efficient manner, or they try to perform such jobs very carefully because the rewards and punishment both are depend upon the end results. फिर इसके बाद है motivation of employee. Motivation of employee भी होता है, motivate तो होते ही employee because whenever an employee get a chance to develop their skills, he get motivated, he get satisfied by his job. Job satisfaction भी होती है और motivation भी उसे मिलता है क्योंकि they know that they get a chance of development, they get a chance of promotion one day. तो यही कहता है कि मोटिवेशन तभी होगी जब हमारे एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी. इफ देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय देन देयर विल बी नो मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज. फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ मीन्स व्हेन ए मैनेजर डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू द एम्प्लॉय, दैट एम्प्लॉय गेट देयर स्किल्स, एबिलिटीज, पोटेंशियल developed. One day he can take a position or she can take a position of his manager when there is a opening of new branch or there is a expansion or diversification of business activities. ठीक है ना भाई, मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, ठीक है. तो आप जैसे उसे भी छोड़ो, स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं. तो स्कूल में जब कभी प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हो जाती है या कोई नई ब्रांच खोलनी होती है, तो जो सबसे पुराने वाइस प्रिंसिपल होंगे या कोऑर्डिनेटर्स होंगे, दे विल गेट द फर्स्ट चांस टू बिकम अ प्रिंसिपल इन दैट न्यू ब्रांच और वेकेंट पोजीशन. तो इसीलिए होता है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, क्योंकि जब हम अपने एम्प्लॉय को मैनेजर का काम देते रहते हैं तो उसे मैनेजर का काम एक दिन पूरा आ जाता है और इन सम फ्यूचर डेट ही और शी माइट टेक द शू पोजीशन ऑफ द मैनेजर. ठीक है, उस मैनेजर को मान लो रिटायर होना है तो ये हमारे एम्प्लॉय मैनेजर बन सकता है. तो उससे होता है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ की हमारी ऑर्गेनाइजेशन रुकती नहीं है. फिर है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. देखो बेटा, ये मैनेजमेंट हायरार्की ना कई बच्चों को पता नहीं है क्या होता है. मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो ये एक चेन होती है ना, चेन ऑफ कमांड, ठीक है, जो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप मूव करती है, ठीक है ना. ये जो रिलेशनशिप होती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की, इसी को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट हायरार्की. तो जब हम कभी डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी का, तो उससे क्या डेवलप होता है, मैनेजमेंट हायरार्की, बिकॉज ए अथॉरिटी इज ऑलवेज डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट. बॉस को कभी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं की जाती है. तो हो सकता है जिस सबऑर्डिनेट को हमने अपनी अथॉरिटी दी, वो सबऑर्डिनेट कुछ अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को इशू कर सकता है. जैसे मान लो यहाँ चेयरमैन सर ने कुछ काम प्रिंसिपल मैम को दिया, प्रिंसिपल मैम ने वही काम कोऑर्डिनेटर सर या एचओडीज या फिर वाइस प्रिंसिपल को दे दिया, वाइस प्रिंसिपल ने काम टीचर्स को दे दिया. उसमें से कुछ, सारा नहीं, एंटायर नहीं, कुछ काम, ठीक है, जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता उनको लगता है कि हमारा सबऑर्डिनेट कर लेगा और हमारे पास और इम्पोर्टेंट वर्क है जिस पे हमें ध्यान देना है. तो इससे क्या होता है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की होती है, ठीक है ना. क्योंकि अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी तब हम ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं कर सकते. लास्ट इसमें है बेटर कोऑर्डिनेशन. बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे, देखो जब हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग करते हैं या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, ठीक है, सिंपली व्हेन वी डेलीगेट अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी मेक द रोल्स, वी मेक द ड्यूटीज, एक्शंस ऑफ एवरी सिंगल एम्प्लॉय वेरी मच क्लियर. ठीक है, देयर इज नो एम्बिगिटी, देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्योंकि जब हमने डेलीगेशन किया अथॉरिटी का तो हमने उसकी जिम्मेदारी भी जो उसको सौंप दी और उसकी जवाबदेही भी तय कर दी. तो जब उसे पता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट, आई नीड टू परफॉर्म दिस एक्शन या आई नीड टू परफॉर्म दिस टास्क ऑन टाइम, because for the end results I will be responsible and I will be accountable to my boss. That's why there is no confusion or ambiguity in the mind of that employee or that subordinate. तो यहाँ पर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन हो गया ना, बिकॉज जिसे जो काम दिया गया वो उसी काम को करेगा क्योंकि उसे पता है कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड रिजल्ट्स.
तो जिसे जो काम देंगे अगर वो व्यक्ति वही काम करेगा तो अपने आप ही कोऑर्डिनेशन हो जाएगा ना, क्योंकि कन्फ्यूजन ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन कब ब्रेक होता है? जब कन्फ्यूजन हो। अगर हमने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया तो कोऑर्डिनेशन अपने आप बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ये आपको ज़रूर करना है। कई बार 5 नंबर में भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है, केस स्टडीज़ भी इस पर बहुत आती हैं। तो यू हैव टू read it from the book and you have to understand it very well. If you feel any doubt in any point regarding delegation of authority, feel free to discuss your doubts with me. ठीक है? Thank you students, keep watching the videos. Thank you.